Hello everyone, my name is Dr. Jay Shirapra and I am your biology teacher. I have completed my BDS Bachelor in Dental Surgery from Civil Hospital Ahmedabad and Master in Arts in Clinical and Neuropsychology and Educational Psychology too. I have 7-year experience in biology, medical coaching, MBBS and BDS in homeopathy and NEET teaching. So let me welcome you in an introductory class of Biology 11 Science. A warm welcome in science, the greatest art of nature. So my very basic question is what is biology? And the common answer is biology is science of living. So logy means science and bio means related with living. तो बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड है और उसकी स्टडी करता है. बट हैव यू एवर स्टडीड बायोलॉजी विद द डिफरेंट एंगल्स? नो. तो आंखों को और खोलकर देखने की जरूरत है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट द फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ बायोलॉजी, spiritual view of biology and the artistic view of biology? नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप बहुत ही डिफरेंट एंगल से बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं फिलोसॉफिकल व्यू का. लाइफ फिलोसॉफी आप सब 10th साइंस में पढ़ चुके हैं. डार्विन का इवोल्यूशन जो डार्विन ने समझाया था, डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में जो रिसर्च बताया उस रिसर्च के बारे में आप जानते होंगे और जिसमें डार्विन बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलता है वही उस एनवायरनमेंट में टिक सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है. अगर फिलोसॉफिकल व्यू से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इज द परमानेंट, नथिंग एल्स. इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है और वही टिक पाता है, वही एग्जिस्ट कर पाता है, वही सरवाइव कर पाता है जो उस चेंज के लिए, जो उस चेंज के साथ अपने आप को एडप्ट करने के लिए कैपेबल है, जिसमें विलिंगनेस है उस चेंज के लिए. और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो स्पीशीज, वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. ये फिलोसॉफिकल व्यू है. अगेन स्पिरिचुअल व्यू देखे तो बायोलॉजी नेचर का आर्ट है. दैट मीन्स अगर ये बायोलॉजी का जो कोडिंग है, जो सीक्रेट है, जो मिस्ट्री है, जो जेनेटिक कोड में फंसी हुई है, जेनेटिकल साइंस जिसको कहते हैं, बायोलॉजी का एक दूसरा पार्ट, एक दूसरी ब्रांच, अगर यहाँ पर जो जेनेटिकल कोडिंग है उसको सुलझा लिया जाए तो ये मिस्ट्री सामने आ सकती है. तो बायोलॉजी और जो स्पिरिचुअलिटी वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है. हम आगे किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में. आर्टिस्टिक व्यू, बायोलॉजी एक आर्ट है. अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो ज़रूर सर्च करिए यूट्यूब में गोल्डन रेशियो के बारे में. जितनी भी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ें नेचर ने फॉर्म की है वो सब गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है. ये गोल्डन रेशियो क्या है आप खुद ही सर्च करिए. तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एंगल से बायोलॉजी को पढ़ा जा सकता है और ये बहुत ही मज़ेदार है. बट व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ नेचर. ये नेचर का ग्रेटेस्ट आर्ट है. देखिए स्लाइड में ये ढेर सारे जो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स नेचर ने क्रिएट किए हैं. टार्डिग्रेड, बैक्टीरिया, पॉइजनस फ्रॉग. टार्डिग्रेड के बारे में ज़रूर सर्च करिए. आज के समय का और जो हम जानते हैं उस नॉलेज के हिसाब से टार्डिग्रेड अब तक की जो भी स्पीशीज हम स्टडी कर चुके हैं उनमें से हाईली टॉलरेंस दिखाने वाला ऑर्गेनिज्म है. अब तक हम ऐसी कोई स्पीशीज नहीं ढूंढ पाए जो टार्डिग्रेड जितना टॉलरेंस दिखाती हो.
ज़रूर सर्च करिए इसके बारे में। इफ साइंस इज एन आर्ट ऑफ नेचर, तो डेफिनेटली ये बोरिंग नहीं हो सकता। आर्ट कभी भी बोरिंग नहीं होता। सिंगिंग देखिए, डांस देखिए, पेंटिंग देखिए, बिल्कुल ही बोरिंग नहीं है ये सब। तो आइए शुरू करते हैं हम बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइंस और आर्ट ये आपस में जुड़े हुए हैं, और बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट है। और जब साइंस को आर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो एक वंडर क्रिएट होता है, एक मिस्ट्री है। नेचर ने ये आर्ट क्रिएट करते वक्त एक मिस्ट्री छुपाई है, और वो मिस्ट्री आर्ट के साथ ही सुलझाई जा सकती है। तो साइंस को आर्ट के नज़रिए से देखने पर एक वंडर क्रिएट होता है, और वो वंडर हमें क्रिएट करना है। इफ़ यू फाइंड साइंस बोरिंग, इफ़ यू फाइंड साइंस बोरिंग देन यू आर लर्निंग फ्रॉम रॉन्ग टीचर। किसी एक महान साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि साइंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं 11th साइंस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप सबको मैं वेलकम करता हूं, और हम जानते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि लिविंग वर्ल्ड कैसे फॉर्म हुआ। व्हाट इज लाइफ? बेसिक क्वेश्चन। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिक तो है पर कॉम्प्लेक्स भी है। पर कौन सी चीज ऑर्गेनाइज्ड हुई है यहां पर? तो मोलेक्यूल्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, और वो मोलेक्यूल्स ऑर्गेनाइज होके क्या कर रहे हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। उससे होता क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड द रिप्रोडक्शन। तो ये पूरी डेफिनेशन कहना क्या चाहती है? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड द रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है लाइफ एक ऐसा यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मोलिक्यूल्स का बना हुआ। ये कौन से मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम शुगर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन्स, और लिपिड मतलब फैट, और न्यूक्लिक एसिड में आप जानते हैं क्या आता है? डीएनए, आरएनए, और प्रोटीन सबको पता है। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ गए, यूनाइट हुए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और उससे क्या फॉर्म हुआ? लाइफ फॉर्म हुई। हम जानते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइज्ड होकर एक्चुअल में सेल फॉर्म करते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और ये सेल क्या करता है? केमिकल फैक्ट्री है। तो सेल एक केमिकल रिएक्शन करता है, अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर चल रही होती है, और उस रिएक्शंस की वजह से ही एक सेल डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट होता है, जो ग्रोथ है। डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कुछ सेल हार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ब्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ स्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस तरीके से एम्ब्रियो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाता है, वो डेवलपमेंट है। रिस्पॉन्सिवनेस, सेल रिस्पॉन्स देता है। हम जानते हैं न्यूरल सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए बनाई गई है। एडप्टेशन, हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एडप्ट होना चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम एक्सटिंक्ट ना हो, हमारी लाइफ प्रोग्रेसिव रहे। एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो बर्थ लेता है उसकी डेथ फाइनल है। तो अगर वो स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो इस अर्थ पे बना रहे, तो उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसकी स्पीशीज को आगे बढ़ाएगी। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है लाइफ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? किसको कह सकते हैं लिविंग? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जनरली 4th and 5th स्टैंडर्ड में हमने इसको पढ़ा है, पर थोड़ी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग की, जो उनको नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करती है, वो थोड़ा बहुत हम देखेंगे।
A living organism is self-replicating, evolving and the self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वही है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। जैसे हमारे अंदर जो सेल है वो डिवाइड हो सकते हैं, बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है, आल्गी अपने आप को डिवाइड करती है, फंगस अपने आप को डिवाइड करती है। इवोल्विंग, ये चीज़ें इवोल्यूट होती है, इवोल्व होती है, ये अपने आप में सुपीरियर बनना चाहती है। हर एक स्पीशीज अपने आप में ऐसा पॉजिटिव चेंज लाती है जिससे वो ग्रो कर सके। बेस्ट बनने की जो कोशिश है वो हर एक ऑर्गेनिज्म करना चाहता है, और वही इवोल्यूशन है कि आप सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्स की तरफ ग्रो किए। शुरुआत में आपके पास इतनी स्किल, इतना एडेप्टेशन, ये सब नहीं था, पर जैसे जैसे आप डेवलप होते गए तो आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, और उसके साथ और नई नई स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई। जैसे देखिए, शुरुआती तौर पे बैक्टीरिया के पास कोई ज़्यादा पावरफुल चीज़ें नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, पर ह्यूमंस के पास देखे न्यूरल सिस्टम कितना डेवलप है, ब्रेन कितनी डेवलप चीज़ है, कितना डेवलप्ड ऑर्गन है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ये सेल अपनी लिमिट में काम करते, जीन्स उसको कंट्रोल करते, उनका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। और डेफिनेटली ये सारी इंटरेक्टिव सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल स्टिम्यूली से रिस्पॉन्ड भी करती है। जैसे हमें पता चल जाता है कि बाहर हीट है, कोल्ड है, हमारी स्किन हीट एंड कोल्ड को पहचान सकती है। हम स्मेल और टच, इन सारी चीज़ों को सेंस, जिसको सेंस कहते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम उसके सामने रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज देखते, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाई है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्शियसनेस। इसमें कुछ मिसिंग है, और वो ये है, कहा ये जाता है। अब देखिए, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एंगल दोनों से देखते हैं। लिविंग वही है जो बर्थ लेता है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है बर्थ। और लास्ट, कॉन्शियसनेस के नीचे एक लास्ट और एक वर्ड मिसिंग है, वो है डेथ। ये दो यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ऐसा कहा जाता है कि इममॉर्टल है जो, वो लिविंग नहीं हो सकता, क्योंकि लिविंग ऑलवेज बर्थ लेता है। और डेफिनेटली जो बर्थ लेता है तो उसकी डेथ भी फिक्स्ड है, क्योंकि बर्थ के साथ ही वो डेथ को अपने साथ जोड़ के आया। तो लिविंग वही है जो बर्थ लेता है और जिसकी डेथ होती है। इसका मतलब ये दो यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वही लिविंग है जो बर्थ लेगा, और वही ऑर्गेनिज्म लिविंग है जिसकी डेथ होती है। इसी रीजन से तो रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जिसने बर्थ लिया वो कुछ लाइफ स्पेन के बाद उसकी डेथ हो जानी है। तो वो स्पीशीज इस अर्थ पे बनी रहे और एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए नेचर ने रिप्रोडक्शन दिया। तो मरने से पहले वो स्पीशीज उनके ही जैसे नए प्रोजेनी, नए ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे प्रोड्यूस करके जाता है, जिस वजह से वो स्पीशीज कुछ सालों तक, आने वाले कुछ सालों तक, हजारों सालों तक हो सकता है कि अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखे अर्थ पे। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल व्यू था बायोलॉजी का कि डेथ और बर्थ भी इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में, पर हम साइंटिफिकल व्यू से देखते हैं। तो साइंटिफिकल और बायोलॉजिकल व्यू से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्रोथ। देखिए पहले तो आपको GIF फिगर में दिख रहा होगा, एक बैक्टीरिया है जो एक में से दो हो रहे हैं, जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवीजन दिखा रहा है। सो ग्रोथ का मतलब है इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड द मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ होता ही इसलिए है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्योंकि सेल के नंबर जो है वो चेंज होते हैं,
क्योंकि एक सेल, दो सेल में दो सेल, चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से सेल डिवीजन प्रोसेस चलती रहती है। और इस तरीके से धीरे 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 सेल का जो मास है वो बढ़ता रहता है। अब देखते हैं कि ह्यूमन की लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है और वो जाइगोट है। ये हम सब जानते हैं, 10th साइंस में आप पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें समझाया है कि स्पर्म और ओम के फ्यूजन से लाइफ का पहला सेल फॉर्म होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से ही करता है, ह्यूमन जाइगोट से करता है। और फिर देखिए बेबी का जब बर्थ होता है 9 मंथ के बाद, कितना बड़ा बेबी होता है, 2.5-3 kg का, तो अंदर कितने सारे सेल्स हो गए। पर ये सारे के सारे सेल्स एक सिंगल सेल से फॉर्म हुए हैं, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ का मतलब है सेल का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन प्रोसेस से सेल के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये ग्रोथ की बेसिक डेफिनेशन है। पर अगर प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट की लाइफ स्पेन थोड़ी बड़ी है। और अगर देखते, जैसे एक बिग ट्री के बारे में देखते, बनियन ट्री है, तो ऑटम की सीजन आने पर जो बनियन ट्री है उसके लीव्स गिरने लगते और वापस नए लीव्स फॉर्म होते। तो पूरा का पूरा जो प्लांट है उसकी डेथ नहीं होती, उसके सर्टेन जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लीव्स है, वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई और नए लीव्स आ गए। आप उसकी कोई भी ब्रांच को काट दो तो वापस से नई ब्रांच फॉर्म होने लगती है। एक बड़े से ट्री को काट दो तो ट्री वापस से ग्रो होने लगता है। इसका मतलब इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। आप उनके कोई भी ऑर्गन्स को काटते रहते हो, वापस ग्रो होने लगते हैं। इन एनिमल ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज। इसका मतलब ये हुआ, देखो ह्यूमन है, ह्यूमन बेबी जब बर्थ लेता है तब से लेके वो जब 20 ईयर तक का होता है, 20-21 तक, तब तक उसकी हाइट बढ़ती है। और जनरली हम मानते हैं कि 18-19 ईयर तक मेजोरिटी जो हाइट बढ़नी होती है, जो अमाउंट में, वो जनरली इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब ग्रोथ रुक गया। एक सर्टेन एज के बाद जब पहुंच जाता है इंसान, ह्यूमन, तब उसकी हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। इसका मतलब इन एनिमल ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज, बट हावेवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। इसका मतलब है कि अंदर जो सेल्स है ना, वो तो मर ही रहे। जैसे आरबीसी 120 डेज के बाद मर जाते तो नए आरबीसी वापस फॉर्म हो जाते। एवरेज 20 डेज का लाइफ स्पेन होता है वाइट ब्लड सेल्स का, उनकी डेथ होने के बाद नए वाइट ब्लड सेल्स बन जाते। स्किन के सेल्स भी रिप्लेस होते रहते हैं। तो अंदर तो ग्रोथ चालू है, पर वो ग्रोथ कौन से लेवल पे चल रहा है, सेल डिवीजन। जब कोई पुराना सेल मर जाता है तो फिर एक नया सेल फॉर्म होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेस किया गया लॉस्ट सेल को, और यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ। तो जो इंटरनल सेल डिवीजन है बस उसी को ग्रोथ से जोड़ सकते हैं, बाकी लेंथ तो बढ़ना बंद हो गई है। In animal growth is only up to a certain age. However, cell division occurs to replace lost cell. इसका मतलब जो सेल मरते रहते बस उसी को उसके बाद रिप्लेस किया जाएगा, हाइट इंक्रीज नहीं होगी। आगे देखते हैं। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। जनरली हम ग्रोथ के बारे में जो बेसिक जानते हैं वो यही है कि ग्रोथ का मतलब है मास में इंक्रीमेंट आना और साइज का बढ़ना। पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी एक्चुअल में मास बढ़ाते मटेरियल के एक्यूमुलेट होने की वजह से। देखिए मैंने फोटो में दिखाया, सैंड दिखाई आपको डेजर्ट में, और एक तरफ वॉल्केनो से बने हुए रॉक्स दिखाए। अब एक वॉल्केनो से बना हुआ रॉक है, जनरली वॉल्केनो के माउथ के पास ही। अब वॉल्केनो वापस से इरप्ट हुआ तो ढेर सारा मैग्मा उसके ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से वो रॉक की साइज और बढ़ गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि वॉल्केनो से जो ये रॉक बना हुआ है, वो नए वॉल्केनो से नया जो मैग्मा उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, उससे उसकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। और हाइट इंक्रीज हुई या मास इंक्रीज हुआ या साइज इंक्रीज हुई, तो उसका मतलब तो ग्रोथ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग मटेरियल भी ग्रोथ दिखाता है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग के अंदर ग्रोथ अंदर से होता है। यहाँ तो मैग्मा बाहर से डिपॉजिट हुआ,
कुछ एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो काम कर रहे हैं, इसलिए ये वोल्केनो से बना हुआ रॉक है वो अपनी साइज इंक्रीज कर रहा है। जबकि सेल डिवीजन अंदरूनी चीज़ है, वो तो अंदर से हो रहा है ना, हाइट का इंक्रीमेंट अंदर से हो रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अंदर से है। ये बेसिक चीज़ हमने ग्रोथ के बारे में बताई। सो इफ बायोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ नेचर देन आई एम द आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट हूँ और आप सब आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक नए व्यू से, एक नए तरीके से, एक नई सिस्टम से बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है पढ़ने का। और जिस तरीके से आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक उसी तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। ऑडियो विजुअल तरीके से चीज़ों को ग्रास्प करना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं जब पिक्चर्स विजुअल, जो विजुअल्स है पिक्चर विजुअल्स के फॉर्म में, और ये विजुअल्स जब नज़र आते हैं और कलरफुल चीज़ें जब नज़र आती है तो हमारा ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है उस पर इफ़ेक्ट होती है। इस रीज़न से हम कुछ ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से समझ सकते और इसको मेमोराइज भी कर सकते।